की सरकार ने अमेरिका पर सवाल उठाया है कि वो जानबूझकर इन प्रदर्शनों को, जो हिंसक प्रदर्शन है, उनको अपना समर्थन दे रहा है अमेरिका, और उन तस्वीरों का इस्तेमाल कर वो ईरान में राजनीतिक हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब ये एक नया मोड़ उसमें जो दिखाई पड़ रहा है कि बड़े पैमाने पर सरकार के समर्थन में प्रदर्शनकारी जब बाहर निकल रहे हैं तो सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी और सरकार के खिलाफ वहां की जनता, दूसरी बात और दूसरा सरकार के विरोध में जो बाहरी तत्व हैं उनका भी एक ये अब ईरान की सरकार ये स्पष्ट रूप से बताना चाहती है कि जो हिंसक प्रदर्शन है वो किस तरीके से अमेरिका और इस्राइल के समर्थक लोग हैं, उनमें कुछ ईरान के लोग भी हैं और ईरान में राजशाही का समर्थन करने वाले लोग हैं। तो एक दिलचस्प मोड़ पर ईरान में इस समय दिखाई पड़ रहा है वहाँ की राजनीति, और वहाँ प्रदर्शनकारी भी जिस तरीके से आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं, यानी सरकार के विरोधी और सरकार के समर्थक। इसको लेकर क्या कुछ अभी चल रहा है ईरान में, ताज़ा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी के पास चलेंगे। लेकिन अमलेंदु जी, जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बार बार की चेतावनी पर उनको जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है, उससे अमेरिका में भी और सबसे ज़्यादा जो इस समय आशंका का माहौल है या खौफ का माहौल है वो इसराइल में है। चूँकि सीधे सीधे कहा गया है ईरान की तरफ से कि अगर हमला करता है अमेरिका तो उसका वो जो अमेरिका के वहाँ पर सैन्य ठिकाने हैं मध्य पूर्व के देशों में, और इसराइल उस पर उनके निशाने पर, यानी ईरान के निशाने पर ये दो चीज़ें होंगी। हाँ, बिल्कुल, ये साफ तौर पे कहा गया है कि ईरान के निशाने पर एक तो मध्य पूर्व में जो सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के वो होंगे, और इजराइल जो है वो उसके निशाने पर होगा, ये साफ तौर पर कहा गया है। और कल सॉरी माफ़ कीजिए, कल ज़बरदस्त प्रदर्शन समीर जी हुए हैं वहाँ, और जो तेहरान का एनगेलाव स्क्वायर है वहाँ बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन हुए, और जो राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन हैं वहाँ के, वो खुद उस रैली में पहुँचे और उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार जनता की बात सुनने को तैयार है। ये वहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिला। और ईरानी संसद के स्पीकर जो है कलीबाफ, वो भी उसमें मौजूद थे, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कल ही चेतावनी दी कि ईरान जो है वो इमाम हुसैन का देश है और वे ट्रंप का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि अमेरिकी संसाधन, ठिकाने, जहाज और सेनाएं इस इलाके में तबाह हो जाएंगे, ये साफ तौर पर कहा गया। और इधर जो भारत में ईरानी दूतावास है उसने इस पे लिखा समीर जी कि तेहरान में आज की भीड़ का पैमाना तथाकथित जनमत इंजीनियरिंग की पश्चिमी कोशिशों की विफलता को दिखाता है। ईरानी लोगों ने राष्ट्रीय संप्रभुता का दावा किया और बाहरी दखलंदाजी और अमेरिका और ज़ायोनी शासन द्वारा राज्य आतंकवाद को खारिज किया। ये और इसके बाद फिर जो इमाम खामेनेई है, जो यहाँ के सुप्रीम लीडर है ईरान के, उन्होंने एक अपना संदेश जारी किया, और उस संदेश में उन्होंने जो है साफ तौर पर यह कहा कि ये जो विदेशी दुश्मनों की साजिशें हैं इनको विफल करने वाला है, और आंतरिक भाड़े के टट्टू जो हैं उन्होंने जो यहाँ जो अंजाम दिया था हिंसा को, उसका ये जवाब यहाँ की ईरान की जनता दे रही है। बिल्कुल, तो वहाँ ईरान में वहाँ सरकार ये स्पष्ट रूप से कह रही है कि किस तरह से जो हिंसक प्रदर्शन हुए हैं सरकार के खिलाफ, उसमें बाहरी तत्व हैं और अमेरिका और इसराइल का पूरी तरह से उनको समर्थन मिल रहा है। इस बात को तो ईरान, अमेरिका और इसराइल कई कह भी रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद कई बार वहाँ पर हिंसक प्रदर्शनकारियों पर जो सख्ती की गई है सुरक्षा बलों की, उसको लेकर उन्होंने चेतावनी भी दी, यानी हस्तक्षेप की बात भी वो बार बार दोहरा रहे हैं। लेकिन यहाँ सरकार के समर्थन में जब प्रदर्शनकारी अब सड़कों पर उतर आए हैं तो यह साफ है कि वहां ईरान की जनता दो भागों में निश्चित तौर पर बटी हुई है। सरकार के विरोध में जब लोग हैं तो सरकार के समर्थन में भी बड़ी संख्या में है, और ईरान की सरकार इस बात को दुनिया के सामने रखना चाहती है। ये तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं राजधानी तेहरान की, जहां सरकार के समर्थन में वहां लोग जुटे हुए हैं, और किस तरीके से, और इस तरह के प्रदर्शन वहां तेहरान के, राजधानी तेहरान के मुख्य इलाकों के अलावा कई और जगहों पर भी आयोजित किए गए। वहां हमारे साथी हैं डीबी लाइव के सहयोगी जमील जाफरी। कल भी हमने उनसे वहाँ के ताज़ा हालात के बारे में जानकारी ली थी। एक बार फिर उन्होंने वहाँ से एक रिपोर्ट भेजी है, उस रिपोर्ट को सुनते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। इन प्रदर्शनों के बाद वहाँ की राजनीति पर क्या असर है, वहाँ जो लोग हैं, या चाहे ईरान के लोग हों या फिर दुनिया के दूसरे देशों के लोग हों, उनका क्या कहना है, वो किस तरह से वहाँ पर
क्या डर के माहौल में रह रहे हैं या फिर बेखौफ हैं? क्योंकि कई देशों ने, जिनमें खास तौर पर अमेरिका ने, अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। तो चलते हैं, सुनते हैं रिपोर्ट, ये देखते हैं जमील जाफरी की, जो डीबी लाइव के सहयोगी हैं, क्या कुछ बता रहे हैं। डीबी न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को सलाम, आदाब और नमस्ते। हम लोग आज 12 जनवरी है और शहर मुक़द्दस कुम में हैं, ईरान में हैं। ईरान में राइटर्स के थ्रू कोशिश की गई थी कि ईरान में राइट्स किए जाएं। इजराइल और अमेरिका ने अपने एजेंट्स के ज़रिए से दुनिया को पैगाम पहुंचाना चाहा कि ईरान में बहुत डिसरप्शन है, और ईरान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया और कि ईरान में आज जो है एक रैली निकाली जाएगी गवर्नमेंट के सपोर्ट में। इस वक्त कुंभ में हम लोग मौजूद हैं, लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं। आप जहां तक नजरें डालेंगे आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। ईरान में इस वक्त 100 से ज़्यादा शहरों में ये रैलीज की गई है, जहां पर ईरान के अंदर ये रैलीज में बताया गया कि ईरान की आवाम हुकूमत के साथ है, रहबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्लाह ख़ामेनेई के साथ है, और जो दुश्मन का प्रोपोगेंडा है उसका सबसे बेहतरीन जवाब ये है कि लोग यूनाइट होकर एक पैगाम दें कि हम एक हैं, ईरान यूनाइटेड है और ईरान दुश्मन के प्रोपोगेंडा से न टूटने वाला है न बटने वाला है। ईरान मजबूत है। एक परचम के नीचे ईरान के तमाम लोग इस वक्त हैं और नारा लगा रहे हैं, लब्बैक या ख़ामेनेई, लब्बैक या ख़ामेनेई। एक और प्रोपोगेंडा जो हमेशा फैलाया जाता है कि ईरान में ख़वातीन के ऊपर और औरतों को कोई हुकूक नहीं है, महिलाओं को कोई हुकूक नहीं है। आप देखें इस पूरे रैली के अंदर आपको हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लेडीज़ मिलेंगी, महिलाएं मिलेंगी, जो साथ में शाना बशाना, कंधे से कंधा मिलाकर नारा लगा रही हैं, लब्बैक या ख़ामेनेई। डीबी न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को हम ये कहना चाहते हैं कि ईरान के सिलसिले में प्रोपोगेंडा जो वेस्ट फैला रहा है वो आप ना देखें, और ये न्यूज़ को हतमन वेस्टर्न न्यूज़ नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग यूनाइटेड हैं, वेस्टर्न प्रोपोगेंडा फेल होता है, और ईरान और वो कंट्रीज जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं वो सब एक साथ में हैं। नारा लगा रहे हैं, मर्ग बर अमरीका यानी मुर्दाबाद अमरीका, मर्ग बर इसराइल यानी मुर्दाबाद इसराइल, ये ईरान का नारा है। आप जमील जाफरी ये डीबी लाइव के सहयोगी हैं, वहां से सीधे उन प्रदर्शनकारियों के बीच से ये रिपोर्ट दे रहे हैं। वहां पर क्या नारेबाजी किस तरीके से हो रही है और कैसे वहां पर लोग जुटे हैं, और बता रहे हैं कि 100 जो बड़े शहर हैं, 100 महत्वपूर्ण शहर ईरान के, उन सभी शहरों में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। अमलेदू जी, हाँ, इस तरह के सब प्रदर्शन हो रहे हैं, और जो विजुअल हम लोगों ने दिखाया समीर जी, ये विजुअल तो उन्होंने भेजा है अपने जमील साहब ने, और जो ख़ामेनेई जो है उनका जो ट्विटर हैंडल है उस पर जो जारी किया गया उनकी तरफ से, बहुत ज़बरदस्त विजुअल है। दूर दूर तक जो है ये देखिए ये तस्वीरें हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त जो है, मतलब कोई सड़क पे दूर दूर तक आप देखिए कहीं जो है आपको पैर रखने की जगह दिखाई नहीं पड़ रही है। ये तस्वीरें आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई के ट्विटर हैंडल से ली गई हैं। जी, आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई के ट्विटर हैंडल से ली गई हैं। इसको इन्होंने भी जारी किया, जो भारत में ईरानी दूतावास है उसने भी इसको जारी किया है, सब ने इसको जारी किया, तो ये वहाँ से दिखाया गया है। तो ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। इधर कल जो है वहाँ का जो ईरान का विदेश मंत्रालय है उसने उन देशों के राजदूतों को बुलाया जिन्होंने जो विरोध प्रदर्शन बताए जा रहे थे उनको समर्थन दिया था और प्रदर्शनकारियों को समर्थन किया था। तो मीटिंग के दौरान जो है ईरान के विदेश मंत्रालय ने दंगाइयों द्वारा दी गई हिंसक कार्रवाइयाँ जो थी उनकी तस्वीरें दिखाई और इस बात पर जोर दिया कि हरकतें जो हैं शांतिपूर्ण सीमा जो प्रदर्शन थे उनकी सीमाओं से परे थी और संगठित तोड़फोड़ थी। और तेहरान ने इन देशों के राजदूतों से अनुरोध किया कि वे इन तस्वीरों को सीधे अपने विदेश मंत्रियों तक पहुंचाएं और प्रदर्शनकारियों के समर्थन में दिए गए आधिकारिक बयानों को वापस लेने की उन्होंने मांग भी की। और ईरान ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोई भी राजनीतिक या मीडिया समर्थन अस्वीकार है और ये ईरान की आंतरिक सुरक्षा में सीधा हस्तक्षेप है, यानी खास तौर से जर्मनी और ब्रिटेन जो है इनको ये साफ तौर पर समर्थन दिया गया। इधर कल शाम जो है समीर जी, सैयद अब्बास अरागची जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने यूके के विदेश सचिव से फ़ोन पर बातचीत की और उन्होंने इसको एक ट्वीट किया। वो ट्वीट भी हम लोग दिखा सकते हैं, अंग्रेजी में है और हिंदी आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल। सैयद अब्बास अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट किया, बताया है कि कैसे किस तरीके से बाहरी हस्तक्षेप, यानी दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जो वहाँ की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं और इन प्रदर्शनों को जो हिंसक प्रदर्शन है उनको हवा दे रहे हैं। तो इसको लेकर उन्होंने ब्रिटेन के विदेश सचिव के साथ
उन्होंने फोन पर बातचीत की। लिखा है सैयद अब्बास अरागची ने अपने ट्वीट में कि आज शाम यूके के विदेश सचिव के साथ फोन पर बातचीत में मैंने साफ कर दिया कि यूके अंतर्राष्ट्रीय कानूनी जिम्मेदारियों के तहत ईरान के लंदन दूतावास और वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। अगर यूके राजनयिक मिशनों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाता है तो ईरान के पास अपने कर्मचारियों को निकालने पर विचार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। मैंने यूके से यह भी आग्रह किया कि वो ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल न दे जिसमें इसराइली समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने से बचना भी शामिल है, जो न्यूज़ संगठनों के रूप में काम कर रहे हैं। और यहां पर उनके ऑफकॉम के पास हिंसा भड़काने और आतंकवाद का महिमा मंडन करने के बारे में साफ नियम और कानून है। यूके सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए कि उसके अपने घरेलू कानूनों का पालन हो। यहां बहुत सारी चीजें, चूंकि जो वेस्टर्न मीडिया है यह कहा जा रहा है कि वो अपने हिसाब से ईरान के में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनको रिपोर्ट कर रहा है, उनकी तस्वीरें दिखा रहा है और ये बता रहा है कि पूरे ईरान में इंटरनेट पर पाबंदी है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये अगर पूरे ईरान में अगर पाबंदी होती तो फिर कैसे तस्वीरें दूसरे लोगों को मिल जाती या वहां लोगों से बात कर रहे हैं। अभी कल ही जब हमारे जो साथी हैं जमील साहब, उन्होंने कहा था, जमील जाफरी ने, कि वहाँ आम लोग जो है, चाहे वो भारत के लोग हों या दूसरे देशों के लोग रह रहे हो या ईरान के भी जो आम नागरिक हैं, वो बहुत आराम से है इस पूरे प्रदर्शन का, चाहे जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा हो या फिर ये समर्थन में प्रदर्शन हो रहा हो, इन पर कोई उनकी सुरक्षा पर कोई असर नहीं है। सीधे उन्होंने ये बात कही थी कल, उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी थी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भाई यहाँ जो है सब है। और विक्रम मिस्री जो भारत के विदेश सचिव हैं, कल वो गुजरात में अहमदाबाद में थे और वहाँ उन्होंने भी ये कहा है कि हमने अपने दूतावास से कहा, दूतावास ने हमारे नागरिकों से वहाँ संपर्क किया, सब शांति है और एकदम सुरक्षित है। वो बयान भी हम लोग सुन सकते हैं विक्रम मिस्री का भी, यानी जो हमारे संवाददाता जो जमील जाफरी वहाँ से बता रहे हैं उसकी पुष्टि, यानी हमारी रिपोर्ट की पुष्टि एक तरीके से कहा जाए वो भारत का विदेश मंत्रालय भी कर रहा है कि वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। बिल्कुल, तो सुनते हैं विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कल क्या कहा ईरान को लेकर, और अमेरिका जिस तरीके से वहाँ तमाम दुनिया के अलग अलग देशों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, वेनेजुएला के बाद जिस तरह से आक्रामक एक साम्राज्यवादी रवैया अपना रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं विक्रम मिस्री। On Iran and Greenland, these are, I mean, I won't be able to go into the details of what the two leaders discussed, but insofar as the situation in Iran is concerned, I mean, it's a country that we have a very close relationship with, so we are watching the developments that are taking place there, the disturbances that one can see on the streets over there. We have a significant community of expatriate Indians and also students from India in Iran. Our embassy, despite the restrictions that are in place on information, etc., has been able to reach out to the student community and has managed to find out that they are all good, they are doing well, and they have not faced any difficulties thus far. We have a तो विक्रम मिस्री विदेश सचिव हैं, कह रहे हैं कि ईरान और ग्रीनलैंड के बारे में मैं इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा कि दोनों नेताओं ने क्या बात की। हम ईरान में हो रहे घटनाक्रम पर नज़र रख रहे हैं। ईरान में भारतीय प्रवासियों और भारत से गए छात्रों की एक बड़ी संख्या है। वहां लगे प्रतिबंधों के बावजूद हमारा दूतावास छात्र समुदाय से संपर्क करने में कामयाब रहा है और पता चला है कि वे सभी ठीक है और अब तक उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है। हमने वहां मौजूद अपने सभी देशवासियों को सलाह दी है कि वे बाहर न निकले या खुद को किसी भी तरह की अशांति के बीच न पाएं। यानी वहां पर लोग ठीक हैं और किसी तरह से किसी पैनिक की जरूरत नहीं है, यानी वहां पर बहुत कोई ऐसी अफरा तफरी नहीं है। यही बात कहा है विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने। कल यही बात वहां पर ग्राउंड जीरो से हमारे जो साथी हैं जमील जाफरी, उन्होंने भी कहा था कि वहां रहने वाले लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो विदेशी नागरिक हो या फिर वहां ईरान के आम लोग हों। और आज भी उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है बताया है कि कैसे तमाम जगहों पर ईरान के अलग अलग शहरों में वहां सरकार के समर्थन में बड़ी बड़ी रैलियां हुई और प्रदर्शन हो रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, बड़ी बड़ी रैलियां हुई, प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शन जो है वो वहाँ खामेनेई के समर्थन में हो रहे हैं। समीर जी, बड़ी बात यह है कि खामेनेई के समर्थन में जो है वहाँ ज़बरदस्त तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। यानी जो प्रोपेगेंडा एक तरीके से कहा जाए वेस्टर्न मीडिया का था, वो वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा काम होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि जो ट्रंप की सेक्रेटरी हैं, क्या कोरोलिन हैं कुछ करके लेविट, उन्होंने कहा है कि हम जो है तैयार हैं इस पे ईरान पर हमला करने के लिए, ये भी उनका है। लेकिन ये फैसला जो है वो हमला करने का वो लेंगे सिर्फ जो है वो ट्रंप जो है वो ट्रंप लेंगे कि वो कब जो है इसको मतलब वो इस पे हमला करेंगे। और इस बीच समीर जी जो खामेनेई है, उन्होंने बहुत ज़ोरदार तरीके से एक तो अमेरिका को चेतावनी दी है बहुत ज़ोरदार शब्दों में कल के इस प्रदर्शन के बाद। और जो भारत में ईरान का दूतावास है उसने उनके एक वक्तव्य को ट्वीट किया, तो है तो पर्शियन में, लेकिन हम लोग उसका हिंदी अनुवाद बता सकते हैं और ये दिखा सकते हैं कि ट्वीट क्या है। समीर जी जी बिल्कुल, उस ट्वीट जो भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया है, लिखा है ईरान के दूतावास ने कि आज अपने आपने बहुत अच्छा कर, ये उन प्रदर्शनों के बाद किया है जो खामेनेई के समर्थन में, सरकार के समर्थन में हुए हैं, कि आपने बहुत अच्छा काम किया और इसे एक ऐतिहासिक दिन बना दिया है। पक्के इरादे और हिम्मत से भरी इन बड़ी सभाओं ने विदेशी दुश्मनों की उस योजना को नाकाम कर दिया जिसे घरेलू भाड़े के सैनिकों द्वारा लागू किया जाना था। ईरान के महान देश ने दुश्मनों के सामने खुद को, अपने पक्के इरादे और अपनी पहचान को जाहिर किया। यह अमेरिकी नेताओं के लिए एक चेतावनी थी कि वे अपना धोखा बंद करें और धोखेबाज भाड़े के सैनिकों पर भरोसा न करें। ईरानी देश मजबूत और ताकतवर है, अपने दुश्मनों और दुश्मनों को पहचानता है और हमेशा मैदान में मौजूद रहता है। अल्लाह आप सभी पर अपनी रहमत बरसाए। सैयद अली खामेनेई है, उन्होंने उनका जो दूतावास ने उनके इस जो भाषण है उसका ये अंश ट्वीट किया है। यानी सीधे सीधे ये कह रहे हैं खामेनेई कि जो वहाँ पर हिंसक प्रदर्शन है उसके लिए जिम्मेदार हैं अमेरिका, इसराइल और कुछ बाहरी देश जो जानबूझकर ईरान में अशांति लाना चाहते हैं। और इस तरह की हिंसक तस्वीरों को दिखाकर एक राजनीतिक हस्तक्षेप की कोशिश कर रहा है अमेरिका। सीधे तौर पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं और उधर अमेरिका इसी इंतजार में है कि वो कैसे ईरान में सीधे हस्तक्षेप करे। उधर रजा पहलवी जो ईरान के आखिरी शासक के बेटे हैं वो वहां मौजूद हैं, अमेरिका में ही हैं, उनको आगे बढ़ाकर या उनके नाम पर उनके समर्थन में भी वहां नारे लगाएगा। और कहा गया, इसीलिए कहा गया कि ये सभी लोग, अमेरिका इनके पीछे, इनको सपोर्ट कर रहा है और यहां ईरान में अशांति फैलाना चाहते हैं। लेकिन ईरान ने बहुत जोरदार तरीके से प्रतिवाद किया है और कहा है कि अमेरिका और इसराइल दोनों अगर संभल जाए, अगर उन्होंने हमला करने की कोशिश की तो बहुत माकूल जवाब उसका दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, साफ तौर पे कहा, बहुत माकूल जवाब दिया जाएगा और किसी भी हाल में कुछ बख्शा नहीं जाएगा। और जो कलीबाफ है वहाँ की ईरानी संसद के स्पीकर जो हैं, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा कि हम ये इंतजार नहीं करेंगे कि हम पे हमला करे ईरान या अमेरिका, हम पहले ही हमला कर देंगे। तो इसलिए जो है हमें जरा भी अगर भनक लगेगी कि आप इस तरीके का कुछ एडवेंचर करने जा रहे हैं तो इस पर हम जो है तुरंत इस पर ले सकते हैं। इधर जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलिन लेविट, उन्होंने ऐलान किया है कि ईरान ने अमेरिका पर अपना सारा कंट्रोल खो दिया है और सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप को पता है कि उनका अगला कदम क्या होगा और दुनिया को इंतजार करना होगा और अंदाजा लगाते रहना होगा। मैं इसे सबके सामने नहीं बताने वाली। यानी क्या ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका, ट्रंप कर रहे हैं, ये इसके तरफ संकेत एक तरीके से दिया जाता है। और इसके अलावा तमाम जो पश्चिमी देशों का मीडिया है, अमेरिका का मीडिया है, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करने के बाद आई थी कि वो आयतुल्लाह अली खमेनेई को, जो ईरान के सबसे बड़े जो धर्मगुरु हैं, उनको भी वो किडनैप कर सकती हैं। इस तरह की खबरें आई और ये भी कहा गया कि वो भाग भी सकते हैं। लेकिन ईरान की तरफ से बार बार उनको चेतावनी दी जा रही है कि इस तरह की कोई भी कोशिश अमेरिका को, और अमेरिका से ज्यादा इसराइल को भारी पड़ सकती है। बिल्कुल, अमेरिका से ज्यादा इसराइल को भारी पड़ सकती है। और कल भी हम लोगों ने बताया था कि इतवार को ही नेतन्याहू ने जो है वो इमरजेंसी बैठक बुलाई और सेना को जो था अलर्ट किया कि सेना अलर्ट मोड पर रहे। हालांकि वहाँ की जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं IDF के, जो इजरायली डिफेंस फोर्स है, जनरल आयल ज़मीर, उन्होंने कहा कि ये ईरान का अंदरूनी मसला है लेकिन हम इस पर नज़र रखे हुए हैं। यानी अभी वहाँ की सेना जो है वो समझ रही है कि नेतन्याहू का तो कुछ नहीं जाएगा, बिगड़ेगा तो इजराइल की सेना का, वहाँ के नागरिकों का।
तो इसलिए जो अब उन्होंने गंभीरता से कहा है कि हम इस पर नज़र रखे हुए हैं और ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन नेतन्याहू जो है वो ज़्यादा ही उछल रहे हैं, तो ये समझा जा सकता है। लेकिन इसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा तेज हैं। इधर जो इसके ईरान के जो निर्वासित क्राउन प्रिंस हैं रेजा पहलवी, उन्होंने कसम खाई है कि अगर वह देश का नेतृत्व करने के लिए ईरान लौटते हैं तो वह भविष्य में किसी तानाशाह सरकार में नहीं बदलेंगे। जो अमेरिका का एक CBS न्यूज़ है उसकी नोरा ओ डोनेल के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह एक लोकतांत्रिक विकल्प के लिए प्रतिबद्ध हैं, और उन्होंने कहा कि मैंने सीखा है कि मैंने इसके लिए तैयारी की है, मैंने इसके लिए ट्रेनिंग ली है, और इसलिए मुझे लगता है कि जो भरोसा आप मुझ पर अभी देख रहे हैं वह इसलिए है क्योंकि वे मुझे मेरे लक्ष्य को और जो मैं पेश कर रहा हूँ उसे समझते हैं, मैं उनकी पुकार का जवाब दे रहा हूँ। तो यानी अभी तक जो वहाँ के तानाशाह थे पहलवी रजा साहब, इनके पिता जिनको निकाल बाहर किया था वहाँ की जब इस्लामिक क्रांति हुई और भाग गए थे वो ईरान छोड़कर, अब वो बता रहे हैं कि वो अगर लौट के जाएंगे तो फिर वो एक वहाँ तानाशाह सरकार नहीं बनाएंगे, यानी वो लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे, राजशाही लाने की कोशिश। और यही बात कही जा रही है कि वहां जहां लोकतंत्र है वहां अमेरिका राजशाही लाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसको अपने जो हित है वो सधे। हाँ, यानी भेड़िए जो है वो कसम खा रहे हैं कि भेड़ को नहीं खाएंगे, ये समझा जा सकता है। बिल्कुल। तो इस समय ईरान की स्थिति वो एक बहुत ही दिलचस्प तरीके की दिखाई पड़ रही है, कैसे वहां हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, और कहा भी कि यहाँ जो लोग, ईरान की सरकार शुरू से कह रही है, लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा अब हो गए हैं वहां प्रदर्शन होते कई शहरों में, कहा है, कई बार दोहराया है ईरान की सरकार ने कि प्रदर्शनकारी उनकी जो शिकायतें हैं सरकार से, उनकी जो नाराजगी है उसके लिए बातचीत को तैयार है, लेकिन जो हिंसा कर रहे हैं और जिनको सपोर्ट बाहर से मिल रहा है, दूसरे देशों से मिल रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कई प्रदर्शनकारियों की भी जान गई है, डिफेंस फोर्सेस के भी लोगों की जान गई है, लेकिन इन सब के बीच ईरान में बड़ी संख्या में बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं सरकार के समर्थन में। लगातार वो तस्वीरें हम लोगों ने देखी भी, और वहां से हमारे जो साथी हैं वहां उन्होंने रिपोर्ट भी भेजी। प्रदर्शनकारियों के बीच उन्होंने उन लोगों से बातचीत करते हुए, और चूंकि वो भाषा पर्शियन में बोल रहे हैं तो उन्होंने उसका तर्जुमा करते हुए यहाँ पर उन सारी स्थितियों को रखा कि कैसे वहाँ सरकार के समर्थन में लोग प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और इधर भारत की बात करें तो यहाँ भी कई मुद्दों पर सरकार घिरी हुई है, लेकिन इधर जर्मनी के चांसलर या भारत के दौरे पर हैं, कई उनके साथ कई जो समझौते हैं उस पर हस्ताक्षर भी हुए, लेकिन जिन तस्वीरों ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीरों ने ध्यान खींचा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन कई मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेरे हुए है, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से भी आज कई बड़ी महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है। हालांकि SIR को लेकर सुनवाई होनी है सोमवार को, लेकिन आज भी कई जरूरी मुद्दे हैं, कई महत्वपूर्ण केस हैं जिन पर सुनवाई हो रही है। अमलेंदु जी क्या कुछ बताएं उसके बारे में? हाँ, एक तो कुत्तों पे आज सुनवाई हो रही है समीर जी, कुत्तों पे सुनवाई जारी है। कुत्ते बहुत महत्वपूर्ण मसला है, उन पर सुनवाई बिल्कुल होनी चाहिए। कुत्तों से देश चल रहा है तो इसलिए उस पर सुनवाई बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो उस पर सुनवाई जारी है, कई दिन से जारी है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में कुत्तों पे सुनवाई जारी है। लेकिन जो SIR का मामला है समीर जी, उस SIR के मामले पे आज एक नई पिटीशन जो है वो और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, और सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल हुई उसमें ये कहा गया कि जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है और उसका मतलब जवाब जो है मिलना चाहिए, उसका काउंटर में हमें मिल गया है, और क्या इसे बिहार के मामले के साथ इसको सूचीबद्ध किया सकता है, ये उनका कहना था। तो इस पर CGI ने कहा कि कल हमने इस पर बहस की थी मिस्टर सिब्बल के साथ, और हमने कुछ नोटिस इशू किया है, और इसको आने वाला जो सोमवार है उस पर इसको सुना जा सकता है। तो बेंच इस बात पे एग्री कर गई कि सोमवार को जब बिहार SIR पर चर्चा होगी, उस पर सुनवाई होगी, उसी के साथ साथ बंगाल SIR में, बंगाल में जो हिंसा हो रही है उस पर भी इस पर सुनवाई होगी। तो ये बड़ी खबर जो है सुप्रीम कोर्ट से SIR को लेकर समीर जी आई है जी। तो यार ये सोमवार को होगी सुनवाई, और उसमें SIR बिहार SIR पर तो हो रही है, लेकिन उसमें 12 अन्य राज्यों में भी खासतौर से बहुत सारी शिकायतें पश्चिम बंगाल को लेकर मिली थी, और वहाँ BLOs की जान जाने का मामला हो या फिर जो अनियमितताएं हैं उनको लेकर, तो उन सबको एक क्लब करते हुए सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी। अब देखते हैं कि क्या होता है, चूंकि सबकी निगाहें उस पर लगी हुई हैं। और इस बीच कल की जो सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया अमलेंदु जी, वो भी इसी से जुड़ा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को जो चुनौती दी गई है।
और उसमें कहा गया कि जो उनको संरक्षण मिला हुआ है कि पद पर रहते हुए उनके खिलाफ कब कोई ना तो कोई जो सिविल मैटर ना ही कोई क्रिमिनल मैटर उनके खिलाफ दायर किया जा सकता है, उस पर नोटिस जारी करना बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। कल ब्रेकिंग में हम लोगों ने इसको ब्रेक किया भी था समीर जी कि सुप्रीम कोर्ट जिस पर सुनवाई में मतलब इसको सुन लिया है उसने, और ये उसने कहा है कि भाई हम इसकी जांच करना चाहेंगे। सीजीआई ने कहा कि हम इसकी जांच करना चाहेंगे कि जो इम्यूनिटी जो है राष्ट्रपति को भी नहीं है वो मुख्य चुनाव क्यों है, और फिर आप नौकरी के बाद रिटायरमेंट के बाद भी आपको इम्यूनिटी मिली हुई है। तो ये इम्यूनिटी तो राष्ट्रपति जजेस को नहीं है, राष्ट्रपति को नहीं है, प्रधानमंत्री को नहीं है, किसी को नहीं है। ये इम्यूनिटी आपको क्यों मिल रही है, कैसे दे रही है? दूसरा ये कि जो उसमें आपत्ति याचिका में दर्ज की गई है वो ये दर्ज की गई है कि संसद को भी इस तरीके की इम्यूनिटी देने का अधिकार नहीं है। और जिस समय ये कानून पास किया गया उस समय सारे विपक्ष को निलंबित कर दिया गया था, बाहर करके उसको किया गया। तो यानी जो विधायी प्रक्रिया है उसका भी पालन इसमें नहीं किया गया। तो ये उसमें दलील दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको सुनने को तैयार हो गया है और चुनाव आयोग को और सरकार को इस पर नोटिस इशू कर दिया गया है। बिल्कुल, इस पर नोटिस इशू कर दिया गया है। और इधर एक कुछ तस्वीरें बड़ा वायरल हो रही हैं, जिनमें जो हमने जिक्र किया कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर की जो तस्वीर है वहां पतंग उड़ाते हुए, वो तो बहुत उसकी चर्चा हो ही रही है। इसके अलावा एक तस्वीर है बीजेपी के नेताओं के साथ चीन के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात, उस तस्वीर को भी हम देखेंगे और उसको लेकर विपक्ष ने निशाना साधा है कि ये इस तरह की मुलाकात करने का, इस तरह की बैठक करने का क्या मतलब है, और अगर यही काम किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी ने किया होता तो फिर क्या प्रतिक्रिया होती बीजेपी के नेताओं की। क्या कुछ कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने, एक बार देखते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और उन तस्वीरों के साथ जिसमें बीजेपी के कार्यालय में दिल्ली में चीन के प्रतिनिधिमंडल की एक बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है। लिखा है सुप्रिया श्रीनेत ने कि यह फोटो बीजेपी दफ्तर की है। बीजेपी के नेता और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के बीच मीटिंग हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। गलवान में हमारे जाबाजों की शहादत हुई। चीन लद्दाख में अतिक्रमण किए बैठा है, अरुणाचल में गांव बसा रहा है और यहां गलबहियां चल रही है। मीडिया के चरण चुंबको आज नहीं पूछोगे ये रिश्ता क्या कहलाता है, बीजेपी ने क्यों किया देशद्रोह, बीजेपी चीन में कौन सा गुप्त समझौता हुआ। और उधर यहाँ के तमाम ठेकों में जो गलवान की घटना के बाद उसको बैन कर दिया गया था, चीनी कंपनियों को फिर से ठेके देने का फैसला कर लिया गया। और अब ये तस्वीर ये क्या कुछ कह रही है, तो ये सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है और इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही। बीजेपी दफ्तर में ये बैठक हो रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं और चीन का प्रतिनिधिमंडल है। हाँ बिल्कुल, ये चीन का प्रतिनिधिमंडल है, इसमें मौजूद है चीन का प्रतिनिधिमंडल, और इसमें ये आपस में मतलब बात करते हुए दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी का नेतृत्व जो है वो किस तरीके से इनके साथ बातचीत कर रहा है। इसको लेकर समीर जी इधर जो है, अच्छा इसके साथ एक काम और हुआ है कि चीन ने जो है वो भारत में जो कश्मीर का हिस्सा है, शख्सगम वैली, उसको अपना हिस्सा बता दिया है। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर कांग्रेस ने भी एक ट्वीट किया है और इसको लेकर समीर जी जो कांग्रेस के नेता हैं टी.एस. सिंहदेव, उन्होंने भी कहा है, पहले हम कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है वो हम इसको देख लेते हैं। कांग्रेस का ट्वीट, उन्होंने वो उनकी इसमें क्या लिखा हुआ है कि मोदी सरकार की विदेश नीति वेंटिलेटर पर पड़ी है। अब चीन ने जम्मू कश्मीर की शख्सगाम घाटी को अपना बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि शख्सगाम घाटी चीन का इलाका है, यहां बुनियादी ढांचा बनाना गलत नहीं है। मोदी जी लाल आंख का क्या हुआ। और ये चीन की विदेश मंत्री हैं माओ निंग, जो चाइनीज भाषा में उनका ये बयान है, उस बयान को टैग करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ये ट्वीट किया है। और क्या कह रहे हैं टी.एस. सिंहदेव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं छत्तीसगढ़ के, उनको सुनते हैं। और वहाँ जो सीपैक जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, निर्माण चल रहा है, उस पर भी अपनी बात कही है कि वो लोगों के निर्माण के लिए काम किया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि भारत की ओर से इसकी पहले आलोचना की गई थी, इस तरह की क्लेम को पहले भी भारत ने सवाल उस पर खड़े किए थे और डिनाई भी किया था। रणदीप जायसवाल ने भी कहा था कि भारत का वो इलाका है। इसमें पुनः मीडिया के माध्यम से ये बात सामने लाई जा रही है कि ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है। सक्षम घाटी के लिए आपने कहा, दुर्भाग्य यह है कि देश को विश्वास में नहीं लिया जाता। इसके पहले भी बात आई थी और देशद्रोही लोगों को कहा गया
आज आप और हम इस पे चर्चा कर रहे हैं तो क्या अब हम लोग भी देशद्रोही माने जाएं? कुछ बातें सामने आ रही हैं और सरकार लगातार, इसके पहले भी जब विषय उठे थे कि एक बड़े हिस्से पे कहीं कब्जा कर लिया है चीन ने, क्या, और ये कहा गया था कि कर लिया है, और उसको एक सिरे से नकारा गया। पार्लियामेंट में जब बात उठी वहां भी नकारा गया, और विभिन्न प्रकार की संज्ञा जिन लोगों ने इस बात को उठाया उनको दी गई, विशेष करके कांग्रेस पार्टी के लीडर और राहुल जी ने जब इस बात को उठाया था, जो मीडिया उठा चुकी थी। जब मीडिया ने बात उठाई तो कोई कुछ नहीं कहा गया, ग्राफिक्स दिखाए गए, फोटोज दिखाए गए, ड्रोन तो वहां नहीं जाएगा लेकिन मेरे ख्याल से सैटेलाइट पिक्चर्स रहे होंगे, उनको प्रस्तुत किया गया था। और आज फिर से वो बात सामने आ रही है और देश को विश्वास में ये सरकार नहीं ले पा रही, जो कहती है कि हम भारत के 140, अब बढ़ गई संख्या, लेकिन 140 करोड़ से ज्यादा नागरिकों के हम प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ से ज्यादा के हम प्रतिनिधि हैं। तो उन 140 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को जिनमें से बहुमत ने आपको काम करने का मौका दिया, उनसे आप देश की वास्तविक स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। तो क्या फिर आपको सत्ता में रहना चाहिए? एक देश खुलेआम और उसके प्रतिनिधि कह रहे हैं कि हम तो वहां काम कर रहे हैं और वो हिस्सा हमारा है, अर्थात चीन का है, और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनका स्वागत भी होता है, वहां बैठकें भी होती हैं, और उसके आगे आरएसएस से भी बैठक होने की बातें सामने आती हैं, और देश का हिस्से में वो काम करके उसको अपना बता रहे हैं। ये किस प्रकार की नीति है, समझ के परे है। और सबसे बड़ी बात कि पारदर्शिता होनी चाहिए। देश से अगर कुछ बात आप छुपा रहे हो तो फिर देश की देखभाल करने के लिए आप सक्षम नहीं रह जाते। तो ये वहां पर किस तरीके से ये क्या कुछ हो रहा है, चीन कैसे दावे कर रहा है और चीन को इतनी सहूलियत दी जा रही है, अचानक ये जो विदेश नीति है उसमें एक बिल्कुल यू टर्न कैसे लिया जाता है, ये सवाल पूछा जा रहा है। और चीन का प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल रहा है, और वहां अभी ताज़ा तरीन गलवान घाटी को छोड़ दिया जाए तो ताज़ा तरीन पाकिस्तान के साथ जब आमना सामना हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसमें सीधे सीधे साफ तौर पर खड़ा रहा चीन पाकिस्तान के साथ। हाँ, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, और आप देखिए चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, वो तो खड़ा ही रहा समीर जी, लेकिन इसके साथ साथ जो है चीन जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, लेकिन बीजेपी दफ्तर में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बैठक हो रही है, और जिस समय बैठक हो रही है उसी समय चीन जो है उसकी विदेश मंत्री बता रही है कि सक्शगाम घाटी जो है वो चीन का हिस्सा है जी, है ना। तो ये ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा, और ना कोई आया था, ना कोई गया। पर कोई जवाब नहीं आ रहा है विदेश मंत्रालय की ओर से, विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। और जब वो वहाँ की विदेश मंत्री कह रही है कि साहब वो भारत का चीन का हिस्सा है, और वहाँ चीन का हिस्सा जो है उसमें मतलब ढांचे का निर्माण करना कोई गलत नहीं है, इसका मतलब वो वहाँ चीन अपना ढांचे का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब ये एक साथ जो है दो बयान आ गए चीन के कि वो उसका हिस्सा हो, वहां उसने कब्जा भी कर लिया, इसका मतलब। लेकिन यहाँ जो है खामोश बैठे हुए हैं, और यहाँ बताया जा रहा है कि अब चीन के साथ संबंध बहुत मधुर होने जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है समीर जी। जी बिल्कुल। तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है और सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन सवाल का जवाब कौन देगा ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ एक अलग तरीके की विदेश नीति दिखाई पड़ रही है, यहाँ पतंग डिप्लोमेसी हो रही है। और यहाँ कांग्रेस पार्टी ने एक और ट्वीट किया है जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन तस्वीरों को भी उसको एक बार लोगों को एक याद आ जाए, उन तस्वीरों को दिखाया है जिसमें मोदी और शी जिनपिंग नरेंद्र मोदी के गांव में वहां झूला झूल रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें झूला झूला रहे थे। और उसके बाद ही गलवान की ये घटना होती है, और चीन किस तरीके से पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खड़ा रहा वो भी सबने देखा है। लेकिन इस बीच चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर बैठक करते हैं, किन मुद्दों पर चर्चा होती है ये सारी बातें डिस्क्लोज नहीं की गई हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी तक। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर चीन के साथ इतनी ज्यादा
नजदीकी अचानक कैसे बढ़ रही है? तो अब इसका क्या जवाब आता है इसको देखेंगे, लेकिन सवाल कई पूछे जा रहे हैं। और सुप्रिया श्रीनेत ने इसको लेकर भी एक ट्वीट किया है, जो चीन की विदेश वहाँ पर मंत्री हैं, उन्होंने विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता है उन्होंने जो कुछ कहा है, तो एक बड़ा इशू है। और लिखा है उन्होंने कि चीन ने जम्मू कश्मीर की शख्सगाम घाटी को अपना इलाका बताया। पिछले कई दिनों से CPEC के नाम पर चीन यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहा है। लद्दाख के बाद अब चीन यहाँ तक कैसे घुस गया, चीन इतनी हिमाकत कैसे कर रहा है। उधर बीजेपी नेताओं की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मीटिंग हो रही है। अजीब तरीके से देश चल रहा है और देश की विदेश नीति चल रही है अमलेंदु जी। हाँ, अजब तरीके से देश चल रहा है और अजब तरीके से देश की विदेश नीति चल रही है। और विदेश नीति तो ठीक है, चल रही है, जैसी भी चल रही है देखा जाएगा, लेकिन इस विदेश नीति का देश को नुकसान क्या हो रहा है? सवाल तो ये भी है ना कि देश का नुकसान क्या हो रहा है। ये नुकसान देश को मिल रहा है। इधर जो भारत और अमेरिका के संबंध हैं, मोदी जी के दोस्त जो है माई डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उनका मोदी जी के साथ क्या संबंध है और उसका देश को, भारत को क्या मिला, अमेरिका को क्या मिला, इसको लेकर कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है। और वो ट्वीट समीर जी हम लोग दिखा भी सकते हैं और आप बता सकते हैं उसमें लिखा क्या है। जी बिल्कुल, ये देखते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है कि किसको क्या मिला। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है। भारत को क्या मिला? टैरिफ का नुकसान, देशवासियों का अपमान, बेड़ियां और हथकड़ियां, कोई ट्रेड डील नहीं, ट्रंप की फटकार। अमेरिका को क्या मिला? टैरिफ का फायदा, प्रवासी भारतीयों के वोट, सीज फायर का क्रेडिट, दुनिया से ट्रेड डील, मोदी का प्यार। ये है कि यहां पर एक तरफा एक फायदा मिल रहा है किसको? अमेरिका को, और एक तरफा नुकसान झेल रहा है भारत। ये दोस्ती का नतीजा है। और दोस्ती का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी दोस्ती अगर वो है, तो उसका खामियाजा कैसे पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री की दोस्ती हो या दुश्मनी हो, जो भी हो, इससे किसी को क्या लेना देना कि आपकी दोस्ती है कि दुश्मनी है, क्या है। अगर आपका देश के प्रति ठीक है व्यवहार और देश के फायदे में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर देश के फायदे में नहीं है तो फिर इसका तो नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। तो आपकी देशभक्ति पर भी सवाल उठेंगे। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। समीर जी, अच्छा, इधर महाराष्ट्र में अब की बात करें, वहां पर जो निकाय चुनाव है, BMC के चुनाव होने वाले हैं और अब उसको लेकर वहां राजनीति काफी गर्म है। किस तरह से महायुति गठबंधन पूरी तरह से टूटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये नतीजों के बाद क्या कुछ होगा, क्या राज्य सरकार पर भी इसका असर पड़ेगा, ये सारी बातें हो रही है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। सुनते हैं क्या कहा है वीरेंद्र सिंह ने, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। समाजवादी पार्टी ने उनके इस बयान को ट्वीट किया है और देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। सांसद जी, PDA कार्यक्रम था, यहाँ लोगों को आप लोगों ने दिशा निर्देश दिए दूसरे चरण का तैयार होना, क्या रहा? देखिए, हम अपने BLA कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के लिए हर विधानसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। उन्होंने बहुत मेहनत से इस कार्यक्रम को किया है, फॉर्म भरवाया है, SIR को कंप्लीट किया है। हम उत्साह वर्धन के लिए आए हैं और यह भी बताने के लिए आए हैं कि अभी जो है बैठने का समय नहीं है, सतर्क रहने का समय है। भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करने की नीयत से आगे कार्रवाई करने जा रही है। बिहार के मतदाता जो यहाँ से शिफ्ट होकर के गए थे बिहार में, वो वापस आ रहे हैं यूपी में और उसको रोकना है, उनके विरुद्ध FIR करना है। एक बड़ा बयान आया है डिप्टी CM केशव मौर्य का, उन्होंने कहा कि सपा के विधायक उनसे संपर्क में। अभी इसी बयान के कारण वो चुनाव अपना नहीं जीत पाए और इस बार भी उनको फिर लड़ना है वहीं से। तो सिराथू में वो खुदा संपर्क में है हमारी पार्टी से। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे कि केशव मौर्य जी को लेना है पार्टी में कि नहीं लेना है। मतलब स्थिति गड़बड़ चल रही है प्रदेश में, क्या चल रहा है? कहाँ से जीतेंगे वो?
जहां से जीतेंगे वहां से पीडीए का साथी उन्हें हराएगा। आपने भगवान राम को पीडीए से जुड़ा हुआ बताया जब वनवास के दौरान उन्हें क्या रहा? देखिए, अगर वो राजा राम रहते तो राजाओं की मदद लेते, क्योंकि उनके जनक जी उनके ससुर थे, उनके पिता राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, वो स्वयं थे, उनके ननिहाल और उनके तमाम ऐसी जगहों के उदाहरण हैं जो चक्रवर्ती राजा थे। तो उन्होंने राजाओं का, बड़े आदमियों का वो जो है कि सहयोग नहीं लिया, वो वनवासियों का समर्थन लिया, वो विचारों से समाजवादी थे, वो भिलनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से, और उसको मित्र बनाया। तो जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है, नहीं तो है क्या? समझना तो भारतीय जनता पार्टी जो राम की समर्थक है वो राजा राम की समर्थक है, और राम के उस रूप के समर्थक है जब राजा राम अयोध्या में पुनः लौट करके आए और राजा के रूप में विराजमान हुए, और उनसे इन्हीं लोगों ने गलतियां कराई, माता सीता को वनवास भेजवाया। यही भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग जो तो ये बड़ी बात कह रहे हैं। तो ये कि यहाँ जो बहुत सारे मतदाता जिन्होंने बिहार में वोट डाला वो यहाँ उत्तर प्रदेश में वोटर बन रहे हैं, और दूसरी बात ये कि केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के संपर्क में है, बड़ा दावा कर रहे हैं। हालांकि कह रहे हैं कि उसका उनको लेना है पार्टी में या नहीं लेना है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, और ये उनका ये दावा समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसको पोस्ट किया है। अमलेंदु जी, हाँ, इसका मतलब कि सांसद जिम्मेदार हैं, और अगर पार्टी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पे इसको पोस्ट कर रही है, इसका मतलब केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के संपर्क में होंगे। तो क्या यूपी में भी क्या सरकार को कुछ खतरा है? क्योंकि अखिलेश यादव ने तो कहा था कि 100 ले आओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, वहां तो स्टूल मंत्री बने हुए हो। तो अब ये पता नहीं है कि नहीं, हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर वीरेंद्र सिंह दावा कर रहे हो समाजवादी पार्टी इसको अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर रही है, तो कुछ ना कुछ तो बात चल रही होगी। तो काफी ज्यादा निराश इस समय हैं केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि 2017 में जब सरकार बनी थी तो उस समय दावेदार वही थे, प्रदेश अध्यक्ष भी उस समय वही थे, तो समझाया जाता था यही दावेदार हैं, यही मुख्यमंत्री बनेंगे। बाद में अमित शाह ने कुछ समझाया तो बीमार पड़ गए थे, उसके बाद फिर योगी जी थे वो मुख्यमंत्री बन गए, तो उसके बाद जो है अपना चुनाव भी हार गए सिराथू से इस बार जो थे केशव प्रसाद मौर्य जी विधानसभा का। तो इसलिए हो सकता है कि कुछ संपर्क में हो, कुछ चल रहा हो, हमें नहीं मालूम चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन वीरेंद्र सिंह दावा कर रहे हैं, सपा के सांसद, और समाजवादी पार्टी उसको ट्वीट कर रही है अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है। बिल्कुल, अब उस पर क्या कुछ हो रहा है निश्चित तौर पर रहेगी हमारी भी नजर, लेकिन महत्वपूर्ण बात है चूंकि अगर गंभीरता नहीं होती तो वीरेंद्र सिंह इस तरह से न कहते और न ही उनकी पार्टी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसको पोस्ट करती। तो अब क्या कुछ चल रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति वैसे भी बहुत दिलचस्प है, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर की भी राजनीति बहुत दिलचस्प मोड़ पर दिखाई पड़ रही है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए तमाम नेता दिखाई पड़ रहे हैं कि वो केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ जा रहे हैं, बहुत कुछ वहां चल रहा है। लेकिन ये जो दावा किया है समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पर इसको देखा जा सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। खैर, इधर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां भी बहुत कुछ हो रहा है और वहां महायुति गठबंधन में बिल्कुल बिखराव दिखाई पड़ रहा है। क्या ये केवल निकाय चुनाव के लिए है या आगे भी स्थिति यही रहेगी? नतीजों के बाद, निकाय चुनाव के बाद काफ़ी कुछ इसमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इधर अजीत पवार जिस तरह से एनसीपी शरद पवार के साथ मिले हुए हैं, उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, सुप्रिया सुले के साथ मंच शेयर कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं और अपने को सेक्युलर भी बता रहे हैं, तो अब ये लग रहा है कि शायद उनका तो महायुति गठबंधन छोड़ना लगभग तय हो चुका है। अमलेंदु जी, चुनाव के बाद हाँ, लग तो यही रहा समझिए कि महायुति गठबंधन उनका छोड़ना लगभग तय लग रहा है चुनाव के बाद, और वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उससे साफ तौर पर समझा सकता। अब तो ये भी कहने लगे कि भाई बीजेपी से बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है, और फिर ये कहना है कि मैं सेक्युलर सोच का हूं, तो सेक्युलर सोच का आदमी बीजेपी के साथ क्यों रहेगा, ये भी सवाल उठे। हम लोग सुन भी सकते हैं कि क्या कह रहे हैं। क्या कहा है उन्होंने अजीत पवार ने? वो कह रहे हैं कि हम तो सेक्युलर सोच के हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं और बीजेपी के साथ रहने के बावजूद ऐसा कह रहे हैं? सुन लेते हैं उनका कहने का मतलब क्या है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि उनकी महायुति जो है
बीजेपी शिवसेना की महायुति जो है उनका महापौर बनेगा, हिंदू महापौर बनेगा और मराठी महापौर बनेगा। लेकिन एक चर्चा बुरके वाली महापौर या फिर मुस्लिम महापौर न्यूयॉर्क के मेयर की तरह बनने की चर्चा है। तो ये जो धार्मिक रंग आया है चुनाव को, बुरके वाली मेयर, मुस्लिम मेयर, हिंदू मेयर, इसको किस तरीके से आप? मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं है। मैं सेक्युलर विचारधारा का हूँ। शिव शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा ऐसे हमें नहीं सिखाती, ऐसे कभी उन्होंने किया नहीं। तो मेरा ये कहना है कि अपना देश इतना बड़ा है, जो भी यहाँ देश में रहते हैं वो सब भारतीय है। खाली मेरा इतना ही कहना है कि अगर जो भी अपने देश के खिलाफ देशद्रोही कर रहा होगा तो उसके ऊपर एक्शन लेके उसको फांसी ही देनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ऐसा ही नया कानून बनाना चाहिए और सभी को अपना अपना काम दिखाने का, काम करने का मौका मिलता है। संविधान ने वही बताया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में वही बताया अपने को, और जो अपना घटना है उन्होंने भी वही बताया घटना में। आपने बहुत करीब से मुंबई का प्रशासन, तो ये खुद को सेक्युलर बता रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो बदलाव दिखाई पड़ रहा है अमलेंदु जी आगे चलकर, यानी जो चुनाव के नतीजे जब आएंगे वहाँ पर निकाय चुनाव के, उसके बाद किसी बड़े बदलाव की ओर संकेत कर रहे हैं। हाँ, किसी बड़े बदलाव की ओर संकेत कर रहे हैं। और समिति जिस तरीके से वहाँ ठाकरे परिवार एकजुट हुआ है, इधर ये पवार परिवार एकजुट हुआ, तो बीजेपी का जो मकसद था वो शायद कामयाब होता वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। और वहाँ जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस राजनीति कर रहे हैं, अमित शाह का वहाँ जिस तरीके से हस्तक्षेप है, इसको देखते हुए लग ये रहा है कि वहाँ कोई नया समीकरण तैयार होने वाला है। महाराष्ट्र में अजीत पवार ने इसको लेकर भी खुलकर बातचीत की है और वो उनका कहना है कि भाई ये इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं कि दोनों परिवार, ठाकरे परिवार, पवार परिवार जो है वो एक साथ आया है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ अलग अलग हो गए थे लेकिन अब एक साथ आया है, तो ये बहुत पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है महाराष्ट्र में। सुनते हैं क्या कहा अजीत पवार ने इस मुद्दे को लेकर। क्योंकि स्वाभाविक सबसे दो बड़े शहर है, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी चर्चा जिन चीजों की हो रही है वो परिवारों के मिलन की हो रही है। यहाँ पे पवार कुटुंब के लोग एक साथ आए हैं लंबे समय के बाद, और मुंबई में ठाकरे परिवार